गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पंचायती राज की पहली क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। पंचायती राज, भारत में पंचायती राज के ओरिजिन को समझेंगे, पंचायती राज को पढ़ने की आवश्यकता आज क्यों है उस बात को समझेंगे, कंसेप्ट्स को समझेंगे। पंचायत में ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, उनका सभी टर्मिनोलॉजी जो एग्जाम में पूछता है उन सबको डील करेंगे। और जब पूरा समझ बैठ जाए, ये जितना भी समझ होगा इसका आधार होगा पंचायती राज का अधिनियम अर्थात एक्ट। एक्ट से ही सारे सवाल अभी पूछे जा रहे हैं। बीच में ऐसा हुआ था कि पंचायती राज से पूछना जो है सवाल बंद कर दिया था। कारण ये था कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार में 2019 में लोकल बॉडी अधिनियम में संशोधन हुए हैं, पंचायती राज संशोधन और नगरीय निकाय संशोधन, जिसमें से नगरीय निकाय के संशोधन बहुत ऐसे हुए हैं जिनसे कि सवाल पूछना अभी संभव नहीं है, क्योंकि वो एक्ट का एग्जैक्ट स्वरूप नहीं आया है। पंचायती राज के जो अमेंडमेंट्स हैं वो बहुत सीमित हैं। मतलब एक अमेंडमेंट ये किया गया है कि जो निशक्त जन होते हैं उनके लिए आपको सीट को क्या करना पड़ेगा, आरक्षित करना पड़ेगा मनोनयन के लिए उनके लिए। और दूसरा अमेंडमेंट ये किया गया है कि जो पंचायत का सदस्य बनने के लिए अर्थात पंच बनने के लिए जो शैक्षणिक अर्हता थी कि 5वीं पास होना चाहिए, उसको साक्षर कर दिया गया है। कोई क्लास का रेफरेंस ना दे करके साक्षर कर दिया गया है। साक्षर का मतलब होता है केवल लिटरेसी से ही कोई सरपंच का, पंच का चुनाव जो है वो लड़ सकता है। पहले ये चीज रेफरल थी कि वो इतना पढ़ा होना चाहिए, वो 5वीं पास वाला क्लॉज को पंचायती राज से हटा दिया गया है। इन दो क्लॉजेस के हटने से, निशक्त जन या डिसेबल के शामिल होने से या शैक्षणिक अर्हता एजुकेशनल एलिजिबिलिटी को बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आया है। पंचायतों के फंक्शन उसी तरीके से किए जा रहे हैं जैसे पहले किए जाते थे या वैसे ही रहेंगे जैसे पहले होता था। इसलिए रिसेंट हुए 5 CGPSC के पेपर्स में पंचायतों का, पंचायत से आने वाले प्रश्नों का वेटेज अच्छा खासा बढ़ गया है। कुल 50 सवालों में 7 सवाल के आसपास एवरेज अगर आप देखेंगे तो देयर आर 7 क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम पंचायती राज। और इसको पढ़ने के लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हमको एक्ट पढ़ना होता है। एक्ट से ही मैं क्लास में पढ़ाता हूं और वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो पंचायती राज को हम एक्ट के हिसाब से पूरी तरीके से समझेंगे, एक पूरी पृष्ठभूमि उसकी बनाएंगे और लास्ट में जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि सवाल हमको किस तरीके से बनाने हैं। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। बेसिक्स को बिल्कुल आराम से लेकर के चलेंगे। जब समझ बैठ जाएगी उसके बाद कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल क्यों ना हो, वो एक्ट की बेसिक से ही डील होता है। यहाँ अगर हमने उसके समझ को अच्छे से समझा है कि पंचायती राज में ये क्लॉज है और ये नहीं है, बिल्कुल एक ट्रैक रिकॉर्ड पे चलना, एक ट्रैक पे चलना है, तो आपसे पंचायती राज से कितने भी कठिन सवाल पूछें, 7 में 5 या 7 में 6 सवाल आप हल करने की स्थिति में आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप सवाल के नेचर को समझने के लिए पंचायत के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहली बात हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू पंचायती राज। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू पंचायती राज। तो इंट्रोडक्शन टू पंचायती राज की जब मैं बात करता हूं, जब मैं PRI लिखता हूं, तो हम सीधे एक्ट में नहीं जाते बल्कि थोड़ी इसकी भूमिका बनाते हैं। बहुत पहले भारत में आजादी से पहले भी एक बहुत बड़े लेखक हुए जिनका नाम था प्रेमचंद। और प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर, तो ये पंच परमेश्वर में ये जो पंच शब्द है ये पंचायत के ओरिजिन के तौर पे देखा जा सकता है, जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी व्यवहारिक तौर पे गांव के स्तर पे दो पक्षों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए, जमीन जायदाद के विवाद को सुलझाने के लिए, पारिवारिक सब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उन सब को भी डील करने के लिए पंचायत नाम की एक संस्था होती थी, जिसका मुखिया जो होता था पंच या सरपंच कहलाता था। सदस्य जो हैं वो पंच कहलाते थे और मुखिया जो है वो सरपंच कहलाता था। परंतु
मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में भी आजादी से पहले तक किसी गांव के पंच और सरपंच में उस गांव की कुलीन जातियों का या उच्च जातियों का जो है वो डोमिनेंस था। अर्थात यही व्यक्ति या इसी परिवार का व्यक्ति पंच या सरपंच होगा, कोई कुलीन व्यक्ति, कोई मालगुजार जिसके पास बहुत अधिक जमीनें हैं इत्यादि, इस सब पैरामीटर के आधार पे पंच सरपंच होते थे। गांव के लोग जो हैं उनको निर्वाचित नहीं करते थे। आगे बढ़ते हुए जब हमारी आजादी की लड़ाई में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज का पंचायती राज के ओरिजिन के तौर पे अगर हम देखें तो गांधीयन प्रिंसिपल को देखते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल मतलब गांधी कहते हैं कि भारत जो है ये इसके गांव में बसता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल के तौर पे, सिद्धांत के तौर पे गांधीवादी सिद्धांत की एक उस लाइन को पंचायत का ओरिजिन मानेंगे हम कि भारत अपने गांवों में बसता है, भारत अपने गांव में बसता है। और गांव में बसने के साथ साथ में अगर भारत का सशक्तिकरण करना है तो गांव का सशक्तिकरण करना होगा। ये महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी था, सिद्धांत था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर था। नेहरू जहां चाहते थे कि मॉडर्न इंडिया इंडस्ट्री के को लेकर के, बड़ी इंडस्ट्रीज को और बड़े शहरों को लेकर के आगे बढ़े, गांधी जी का मानना ये था कि भारत जो है, अगर भारत को सशक्त करना है तो भारत के गांव को सशक्त करना पड़ेगा और पंचायत जैसी संस्थाओं को सशक्त करना पड़ेगा। आज हम कोविड के दौर में देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों की इकोनॉमी ठप हो गई है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही भारत को क्या कर रही है, चला रही है। तो समवेयर गांधी जी का यह सिद्धांत आज के परिदृश्य में भी सटीक बैठता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले गांधीवादी सिद्धांत का इंप्रेशन हमको भारत की आजादी के तौर पर दिखता है आर्टिकल 40 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, भारत के नीति निर्देशक तत्व। तो पंचायत का ओरिजिन गांधीवादी सिद्धांत के साथ में अगला आपको जिस जगह पे दिखाई देगा, हम इंट्रोडक्शन टू पंचायती राज कर रहे हैं और उसके बाद उसके अंदर चलेंगे, लेकिन यहां से भी आपको सवाल पूछा जाता है। भारत के संविधान में जब ड्राफ्टिंग होने लगी तो ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया, पूरी तरीके से लागू हो गया। भारत के संविधान को लागू करने के दौरान भाग 3 में फंडामेंटल राइट है और भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, वो ऐसे सिद्धांत हैं जिनको सरकार नीति निर्माण में शामिल करने का प्रयास करेगी और जब सरकार सशक्त हो जाएगी तो सशक्तिकरण के बाद उसको शामिल करेगी लॉस के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन के अंतर्गत या फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत जो है परिलक्षित होते हैं, जिनमें से आर्टिकल 40 जो है ये पंचायतों के निर्माण के बारे में बात करता है। तो एक तो हो गई सिद्धांत की बात और दूसरा कि हमारे संविधान में पंचायतों की स्थिति हमको सबसे पहले कहां पे दिखाई देती है। अब तो आपका उत्तर रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भारत के संविधान का भाग 4 है। इसके लिए संविधान पढ़ना जरूरी है कि भाग 4 भाग 3 को आप समझें। भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51, मतलब आर्टिकल 40 इसके बीच में कहीं पड़ेगा। तो आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट द पंचायत। तो पंचायती राज के बारे में जो प्राइमरी हमारे पास ब्लूप्रिंट मिलता है वो मिलता है आर्टिकल नंबर 40 और मिलता है भाग 4 में। ये गांधीवादी प्रिंसिपल के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। भारत की आजादी के बाद पंचायतों को बनाना, उनका सशक्तिकरण करना और गांवों को सशक्तिकरण करना, ये सब एजेंडा में तो था, लेकिन डीपीएसपी का कोई भी जो लॉ था उसको बिल्कुल बाउंड होकर के सरकार चला सके इतनी क्षमता उस समय सरकार के अंदर नहीं थी। पर 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुए। ये सब एग्जाम में पूछता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इन सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को
इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान या प्रोग्राम 1952 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन की मदद से भारत में शुरू हुआ। और ये फोर्ड फाउंडेशन की मदद से भारत में जब ये स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुए, तब भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी की सरकार ने सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करना जब शुरू किया, तो डिस्ट्रिक्ट, जिला, उसके नीचे तहसील या तालुका और उसके नीचे ब्लॉक अर्थात विकास खंड। ब्लॉक जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में विकास खंड के नाम से जानते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर से हर एक जिले के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान विकास के दृष्टिकोण से सालाना किया गया और वो ट्रैवल करके अल्टीमेट टारगेट था कि ब्लॉक्स तक पहुंचे। ब्लॉक में एक अधिकारी असाइन किया जाता था जिसका नाम था बीडीओ अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और इस बीडीओ को 10 से 12 ग्रामीणों को एंगेज करना था। हर एक बीडीओ की जिम्मेदारी थी ब्लॉक स्तर पे कि 10-12 ग्रामीण को एंगेज करके सरकार की योजनाओं का लाभ जो है इनके माध्यम से ये गांव तक पहुंचाए, 1952 का ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान चलता चला गया और आगे चल करके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान या सामुदायिक विकास कार्यक्रम के डेवलपमेंट को कि कितना टारगेट अचीव हुआ है, कितना लोगों तक पहुंचा है और खास करके गांवों तक क्या पहुंचा है, इसको इवैल्यूएट करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की गई। तो उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसका पर्पस पंचायती राज को फॉर्म करना नहीं था, इसका पर्पस था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना। और इस इवैल्यूएशन में बलवंत राय मेहता ने ये पाया कि जो 10 से 12 ग्रामीणों को एंगेज करके सरकार की योजनाओं का जो आर्थिक पहलू गांव तक पहुंचना इसका उद्देश्य था, उस तरीके से ये उद्देश्य अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया है। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए ज्यादा सशक्त मॉडल का रिकमेंडेशन ज्यादा पावरफुल मॉडल, ज्यादा इंडिपेंडेंट मॉडल का रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता ने किया। और बलवंत राय मेहता ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को इवैल्यूएट करते हुए जो कमियां पाई, इस कमियों के सॉल्यूशन के तौर पे इन्होंने पंचायती राज का कंसेप्ट दिया। इसलिए बलवंत राय मेहता को भारत में फादर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। 1957 का रिकमेंडेशन था 3 टियर पंचायत बनाना। उनका रिकमेंडेशन था कि 3 टियर पंचायत बना जाए और इन 3 टियर पे एक टॉप लेवल पे हो, ठीक, एक मिडिल लेवल पे हो और एक जो है ये निचले स्तर पे हो। और इनका स्थानीय रूप से आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण किया जाए। और इस पूरे चीज को पंचायत का 3 टियर स्ट्रक्चर कहा गया, जो बलवंत राय मेहता ने प्रपोज किया 1957 पे। छत्तीसगढ़ में यही 3 टियर स्ट्रक्चर आज की डेट पे लागू होता है। बलवंत राय मेहता ने यह कहा कि जिला योजना समिति बनाया जाए। छत्तीसगढ़ पीएससी में यह पूछा हुआ पॉइंट है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने जिला योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाने को कहा, तो इन्होंने कहा कि ये तीनों स्ट्रक्चर का एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट, जो टॉप कोऑर्डिनेशन पॉइंट रहेगा, ये जिला योजना समिति होगी। जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, जिसका मुखिया उस जिले का कलेक्टर होगा। तो किसको जिला योजना समिति का मुखिया बनाने का रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में किया था, तो आप बताना जिला कलेक्टर को इसका मुखिया बनाने का रिकमेंडेशन किया था। बलवंत राय मेहता के दिए गए रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही भारत में 1959 में पहली पंचायत का गठन किया गया। तो भारत की पहली पंचायत जो है वो 1959 में राजस्थान के
नागौर नामक स्थान पे शुरू की गई। नागौर नामक स्थान पर इट वॉज द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट पंचायत। और यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि इस समय जब भारत के पहले पंचायत का फॉर्मेशन किया गया राजस्थान के नागौर में, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑब्वियसली इट वाज जवाहरलाल नेहरू। मॉडल किसका था? बलवंत राय मेहता का। तो बलवंत राय मेहता वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, पार्लियामेंटेरियन, सांसद थे और आजादी के पहले ये 12 डोली सत्याग्रह में अपनी बड़ी भूमिका गुजरात में निभा चुके थे। 1960 के बाद जब गुजरात बना तो इन्हें गुजरात का दूसरा मुख्यमंत्री कहा जाता था। 57 के इनके दिए गए रिकमेंडेशन के बेसिस पर, 3 टियर स्ट्रक्चर के बेसिस पर या 3 टियर मॉडल के बेसिस पर पहली पंचायत का गठन जो है ये राजस्थान के नागौर में किया गया। और इसके ठीक बाद जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा कि पहला पंचायत तो राजस्थान ने गठन किया, दूसरी पंचायत का गठन कहाँ हुआ था? तो आप उत्तर देना, इट वाज आंध्र प्रदेश। तो 2 राज्य आपको याद रखने हैं जिन्होंने बलवंत राय मेहता की समिति के रिकमेंडेशन पे अपने यहाँ फॉर्मेशन ऑफ पंचायत किया। पहला राजस्थान का नागौर 1959 और ठीक उसके बाद अदर स्टेट, जो दूसरा स्टेट आता है दैट इज आंध्र प्रदेश। अगली समिति जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंस, तो समितियों में जो पहली समिति थी पंचायती राज की, तो पहली समिति हो गई आपकी बलवंत राय मेहता समिति ऑफ 1957। कारण इसलिए बता रहा हूं, सीक्वेंस में सेट करने के लिए चारों समितियों का ईयर जो है आपको याद रखना है ताकि आपको जब सीक्वेंस पूछे तो आप इसको उत्तर दे सकें, पूछा हुआ सवाल है। जो दूसरी कमेटी हमको पढ़नी है वो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता कमेटी, और बलवंत राय के 20 साल के बाद ये समिति बनती है, मतलब 1977 में समिति बनती है। अशोक मेहता समिति का रिकमेंडेशन था 2 टियर पंचायत, 2 लेयर होना चाहिए, एक टॉप और एक बॉटम, मिडिल लेयर इसमें नहीं था। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो आपको 2 टियर पंचायत मिल जाएंगे, जहां पंचायत का शीर्ष स्तर है, निचला स्तर है और बीच का स्तर, जो जनपद का स्तर हमारे यहाँ है, वो आपको नहीं मिलेगा। ये अशोक मेहता का रिकमेंडेशन था और अशोक मेहता का कमेटी आया था 1977 में। तीसरी कमेटी वाज जीवीके राव कमेटी। जीवीके राव समिति ये पहली पंचायती राज की समिति थी जिसे 1985 में योजना आयोग ने अपॉइंट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि योजना आयोग के द्वारा अपॉइंट किया गया वो कौन सा कमेटी है जिसने पंचायती राज के बारे में रिकमेंडेशन दिया? इट वाज 1985 जीवीके राव समिति। और इस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी ने एफर्ट शुरू किए कि भारत में पंचायती राजों का सशक्तिकरण हो सके। जो केंद्र से पैसा ट्रेवल करके राज्यों तक पहुंचता है तो बहुत जगह टैपिंग हो जाती है, मतलब भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। राजीव गांधी ने एक सभा में कहा था कि अगर हम 100 रुपया भेजते हैं तो गांव तक सिर्फ 18 रुपए पहुंचता है, बाकी 82 पैसा जो है वो भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। इंटेंशन क्लियर था कि आने वाले समय में कुछ ऐसी व्यवस्था करना होगा जिससे सीधे सीधे पंचायतों का सशक्तिकरण हो और आर्थिक रूप से जो भी बेनिफिट्स हैं वो सीधे पंचायत के हाथ में रहें, बीच के ट्रेवल के थ्रू, बीच के नेटवर्क के थ्रू वो ना पहुंचे, जिससे कम से कम भ्रष्टाचार का शिकार हो पैसा। जीवीके राव कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1985 बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, लेकिन जो अपॉइंटमेंट हुआ था ये योजना आयोग के द्वारा किया गया था। तो वो कौन सी पंचायती राज की कमेटी थी जिसे योजना आयोग ने अपॉइंट किया था? इट वाज जीवीके राव कमेटी इन 1985। अंतिम कमेटी जो चौथी कमेटी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक इसके 1 साल बाद लक्ष्मीबल सिंघवी LM सिंघवी समिति, सिंघवी कमेटी वाज अपॉइंटेड जस्ट अ ईयर आफ्टर दिस 1986। और सिंघवी समिति की खासियत ये है कि अब तक की तीनों समिति, चाहे वो बलवंत राय मेहता हो, चाहे अशोक मेहता हो, चाहे जीवीके राव हो, तीनों की यूटिलिटी आपको बता दिया कि जो सवाल आपको पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से सिंघवी समिति का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था जो बहुत ज्यादा काम भी आया कि
पंचायती राज का मॉडल लागू करना ठीक है, लेकिन तब तक ये चीज ठीक से जमीन पे नहीं उतरेगी जब तक आप इसको संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दे देते। आगे चल करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे, वो इसलिए ही किए जाएंगे ताकि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का रिकमेंडेशन किस समिति ने दिया था? 1986 की सिंघवी समिति ने। तो इट वाज अपॉइंटमेंट क्या था इसका? पर्पस, इसका रिकमेंडेशन था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। 1986, 1985, 1986 की ये दोनों कमिटीज राजीव गांधी के दौर की कमिटीज थी। पंचायती राज एक्ट जो है वो आता है बट पूरी तरीके से पास नहीं हो पाता, राजीव गांधी की गवर्नमेंट गिर जाती है, वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो सरकार भी कुछ समय बाद गिर जाती है। उसके बाद CS चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं, वो सरकार भी गिर जाती है। उसके बाद मध्यावधि चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं PV नरसिम्हा राव। पाइपलाइन में अटके हुए पंचायती राज को फिर से डिस्कशन शुरू किया जाता है और टारगेट किया जाता है कि इसको एक ट्रिब्यूट के तौर पर राजीव गांधी को दिया जाएगा। और नरसिम्हा राव के समय 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे अर्बन बॉडीज को नगरों में और रूरल एरियाज में पंचायत को काम करने का ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाता है। तो अभी तक की इन 4 कमेटी को सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं। तो पहली कमेटी पंचायती राज की जो है दैट इज आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, ईयर है 1957। याद रखना है 3 टियर स्ट्रक्चर रेकमेंड किया था। पहला जो है पंचायती राज की समिति थी, फादर ऑफ पंचायती राज किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता को। और इन्होंने जिले के कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को कहा था कि योजना समिति का जो मुखिया होना चाहिए या जिला योजना समिति DPC डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का मुखिया जो है वो जिले का कलेक्टर होना चाहिए। इसके कुछ समय बाद भारत में पहली पंचायत का फॉर्मेशन हो गया 1959 में, स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान का नागौर। और उसके बाद जो दूसरी कमेटी आई 20 साल के बाद, इट वाज अशोक मेहता कमेटी। सब एग्जाम में पूछता है। अशोक मेहता ने 2 टियर स्ट्रक्चर की बात की, ईयर 20 साल के बाद 1957 में अगर आप 20 साल जोड़ेंगे तो आएगा 1977। तीसरी कमेटी, थर्ड कमेटी जो की प्लानिंग कमीशन के द्वारा अपॉइंट की गई थी, दैट वाज GVK राव कमेटी एंड द ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट वाज 1985। द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम वाज राजीव गांधी एंड इट वाज अपॉइंटेड बाय द 7th 5-year प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई तरीके से आपको घुमा के पूछ सकता है। चौथी कमेटी जो पंचायती राज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, GVK राव के बाद जो अगली और अंतिम कमेटी है दैट इज सिंघवी कमेटी। और सिंघवी समिति ने पहली बार कहा कि केवल स्ट्रक्चर बनाने से नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अर्थात संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। और इस संवैधानिक दर्जा का रिकमेंडेशन करने वाली ये कमेटी 1986 में बनी। सो ईयर वाज 1957, 1977, 1985 एंड 1986। अब यहाँ पर राजीव गांधी सरकार के बाद जो है वो पॉलिटिकल टर्बुलेंस आता है, सरकार में अस्थायित्व आता है और सरकारें बदलती हैं। स्थायी तौर पर जो पहली सरकार इसके बाद आती है वो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आती है। तो नरसिंह राव गवर्नमेंट के समय नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे और नरसिंह राव गवर्नमेंट के समय भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2 नई अनुसूचियों को भारत के संविधान में जोड़ा जाता है। यहाँ तक भारत का पंचायत का जो सिस्टम है ये DPSP में ही है, आर्टिकल 40 में ही है।
अब इसमें बदलाव होगा और नरसिम्हा राव की सरकार 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएगी, 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1993 और 74th अमेंडमेंट ऑफ 1993। ये दोनों के दोनों स्थानीय सरकारों को सशक्त करने के लिए थे और एक लोकल बॉडी इलेक्शन जो था वो ग्राम के लिए था। तो ये जो 73rd अमेंडमेंट है, इससे भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची का मतलब होता है 11th शेड्यूल जोड़ा गया। इट वॉज फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRI। अंतर क्या आएगा? पहले प्रपोजल्स थे, कहा गया कि चुनाव करवाइए, कई राज्यों ने करवाया भी, लेकिन इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बाद ये हर सरकार की जिम्मेदारी और मजबूरी दोनों बन गई कि अपने यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय निकाय के लोकल बॉडीज को चलाने के लिए एक व्यवस्था उनके पास हो, और ये व्यवस्था लोकल गवर्नमेंट की तरह चलेगी, जिन्हें सशक्त रूप से पैसा भी मिलेगा, जिनका अपना इलेक्शन भी होगा और जो निर्णय भी लेगी, और इन्हें शहर सरकार और गांव सरकार का नाम दिया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 11th शेड्यूल को भारत के संविधान में जोड़ा गया, जो पंचायती राज के प्रावधान को भारत की जमीन पर उतारते हैं, और 74th अमेंडमेंट ऑफ 1993 से 11वीं अनुसूची या 11th शेड्यूल को जोड़ा गया, जिससे नगरीय निकाय को भी, नगरीय निकाय एवं उनके चुनावों को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। 1993 में इनके पास होते ही जो पहला राज्य था जिसने इलेक्शन कराए, इट वाज मध्य प्रदेश। तो 1993 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1993 से जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, तो हु वाज द फर्स्ट स्टेट हु कंडक्टेड द इलेक्शन ऑन दिस एक्ट वाज मध्य प्रदेश, MP। वहां चुनाव हुए 1994 में, और क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ये भी इसका हिस्सा था, तो ऑप्शन में मान लो कि MP नहीं दिया और कुछ मिला करके छत्तीसगढ़ दे दिया, तो आप छत्तीसगढ़ को भी मार्क करके आएंगे। ना केवल 3 स्ट्रक्चर की बात हुई, बल्कि ये कहा गया कि ये जो मॉडल है 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1993 से जो पंचायती राजों को सशक्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल दिया गया है, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। इसको समझेंगे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। एक एक चीज को समझाते जा रहा हूं, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, सवाल हमसे बनेगा नहीं। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को अगर फर्दर में खोल के आपको समझाऊं, तो 2 प्रकार की स्वायत्तता या 3 प्रकार की स्वायत्तता की बात होगी कि पंचायत को राज्य सूची का विषय बनाया जाए, स्टेट लिस्ट। 3 प्रकार की लिस्ट होती है ना, कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो क्योंकि जनसंख्या गांव में है, गांव राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि पंचायती राज से जुड़े प्रावधानों में वो आवश्यक कानून को बनाने में सक्षम हो। इसलिए पंचायती राज को स्टेट लिस्ट या राज्य सूची के विषय में जोड़ा गया, और 29 विषय ऐसे मार्क किए गए, 29 सब्जेक्ट। ये छत्तीसगढ़ PSC का पूछा हुआ सवाल है कि कितने विषय जो है पंचायतों के अधीन आते हैं, तो आप बताना कि 29 ऐसे विषय हैं जिनमें जो है आपका पंचायती राज पर राज्य सरकार जो है वो कानून बना सकती है। राज्य सरकार के बनाए गए कानूनों से 3 स्तर पर पंचायतें फंक्शन करेंगी। सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है, ये हम इसको मार्क करते हैं लेवल 1, इसको हम मार्क करते हैं लेवल 2 और इसको हम मार्क करते हैं लेवल 3। बनाने में कभी कंजूसी नहीं करेंगे, बार बार ये स्ट्रक्चर को बना के समझेंगे, तब हमको पंचायती राज के सवालों को हल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये बिल्कुल गणित के जैसा है, ठीक है। समझेंगे, पॉलिटी और मैथमेटिक्स को मिला दे तो उस तरीके के लॉजिक से हम इसको हैंडल करेंगे। ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर होगा, ग्राम पंचायत। मध्यम स्तर को हम कहेंगे जनपद पंचायत,
जनपद पंचायत, और सबसे ऊपर जो है इसे हम कहेंगे जिला पंचायत। जिला पंचायत आप चाहे तो 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं या 1 2 3 इस प्रकार से ले सकते हैं। ये 3 पॉलिटिकली इलेक्टेड बॉडीज हैं। इनके अलावा एक बॉडी और होती है, उसको हम अभी आगे चल करके समझेंगे। लेकिन जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो यहाँ पे 3 प्रकार के डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक कि ये जो पंचायतों के एक्ट बनाए जा रहे हैं, ये जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत जो दिया गया है, या इस एक्ट ने जो ग्रामीण व्यवस्था को पुख्ता करने का प्रयास किया है, वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ के लोगों को नियम बनाने में या राजनैतिक ऑटोनॉमी, स्वशासन, ये सब ग्रामीण स्वशासन की बात को लेकर के आगे बढ़ा। दूसरा आपका आर्थिक ऑटोनॉमी या स्वशासन, और तीसरा आधिकारिक तौर पे या ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी। इसको हम 3 तरीके से समझेंगे। देखिए, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन, पंचायतों की सीमाओं में परिवर्तन, पंचायत 2 पंचायत को मर्ज करना, एक ग्राम पंचायत की जनसंख्या उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है तो 2-3 गांवों को मिला करके एक ग्राम पंचायत घोषित कर देना, इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जब ग्राम पंचायत के बारे में, जनपद पंचायत के बारे में या जिला पंचायत के बारे में या होलसोल पंचायती राज के बारे में निर्णय किसके नाम से लिए जाते हैं, तो क्योंकि राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची का मुखिया जो है वो गवर्नर है, तो आपको कितना भी घुमा करके क्यों ना पूछे, फोकस करना क्या नोटिफिकेशन शब्द कहीं दिख रहा है। और अगर सवाल का उद्देश्य ये जानना है कि नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, तो गवर्नर, राज्य का राज्यपाल किसी भी प्रकार का पंचायती राज से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करता है। और राज्य का राज्यपाल इस संस्था को चलाने के लिए, पंचायतों को अच्छे से चलाने के लिए 2 काम करता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग अपॉइंट करता है। राज्य निर्वाचन आयोग का पर्पस होता है 2 ही इलेक्शन कराना, एक आपका पंचायती राज इलेक्शन और दूसरा आपका अर्बन बॉडीज के इलेक्शन। अर्बन बॉडी मतलब नगर पंचायत, जो नगरीय निकाय होते हैं, जो 74th अमेंडमेंट से आए हैं, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ये आपका टॉप में होता है नगर निगम, मध्य में होता है आपका नगर पंचायत, ठीक, और यहाँ पे होता है आपका नगर निगम, ठीक। ये 3 स्ट्रक्चर आपके होते हैं। इन 3 स्ट्रक्चर का चुनाव जो है अर्बन बॉडी, ये हमारे यहाँ 24% के आसपास है। और अभी क्योंकि इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तन के कारण यहाँ से सवाल आपको नहीं पूछे जा रहे हैं। सवाल आपको पूछे जाएंगे कहाँ से, पंचायती राज के सेक्शन से। पर इन दोनों के निर्वाचन कराने का अधिकार होता है राज्य निर्वाचन आयोग को, और राज्य निर्वाचन आयोग को अपॉइंट करता है राज्य का राज्यपाल। दूसरा जो है वित्तीय तौर पे, तो वित्तीय ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए राज्य का राज्यपाल राज्य वित्त आयोग दैट इज स्टेट फाइनेंस कमीशन 243I एंड 243K, ये 2 आर्टिकल हैं राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग के, जो कि पूछता है और अपॉइंट करता है कौन, राज्य का राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग जो है वो राज्य सरकार को परामर्श देता है कि पंचायत एवं नगरीय निकाय के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार के निर्णय लिए जाने चाहिए। तीसरी भूमिका आती है ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी की, अधिकारियों की नियुक्ति की। तो ये अधिकारी डेडिकेटेड टू पंचायती राज होते हैं। राज्य सरकार के द्वारा इन्हें यहाँ पर भेजा जाता है। 3 स्तर की पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ये तीनों स्तर पे डेडिकेटेड अधिकारी होते हैं। पदाधिकारी निर्वाचन से चुने जाते हैं
आर्थिक तौर पे सशक्त करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों को अपॉइंट करता है उस राज्य का राज्यपाल। निर्णय सारे सर्कुलर्स राज्य के राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं और राज्य सरकार इस सिस्टम को बनाने के लिए अधिकारी तंत्र अपॉइंट करती है। अधिकारी जो है वो राज्य सरकार के एजेंट के तौर पे इन 3 स्तर के पंचायतों पे काम करते हैं। पंचायत को केंद्र या राज्य पे आर्थिक रूप से निर्भर ना होना हो, उन पंचायतों का निर्णय उनकी ही जब स्थान पर हो जाए, इसलिए यहाँ पॉलिटिकल बॉडी है। यहाँ पॉलिटिकल बॉडी है और ये पॉलिटिकल बॉडी पदाधिकारी चुनती है। पदाधिकारी चुनती है जो निर्णय लेंगे। फाइनेंस पैसा देता है ताकि फंड्स की कमी पंचायत में ना हो। और तीसरा, अधिकारी जो इस फंड के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखता है या सिग्नेटरी अथॉरिटी होता है कि इन फंड से पैसा लीगल तरीके से निकले, ये काम का रिकमेंडेशन देगा, यहां से पैसे आएंगे, उन पैसों को ठीक तरीके से मैनेज करने का काम अधिकारी का होगा। तो ये 3 चक्के की गाड़ी है पंचायती राज, एक पदाधिकारी, एक फाइनेंस कमीशन और तीसरा अधिकारी। ये तीनों के चेक एंड बैलेंस से पंचायती राज का 3 टियर स्ट्रक्चर चलता है। छत्तीसगढ़ में यही मॉडल लागू है, बलवंत राय मेहता का 3 टियर स्ट्रक्चर। और छत्तीसगढ़ के अपने पंचायती राज का जो नाम है दैट इज आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम एक्ट अधिनियम एंड ईयर इज 1993। ये हमारे पंचायती राज कानून का नाम है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, जिसमें ये 3 स्ट्रक्चर का हमारा पंचायती राज सिस्टम है। चौथा कनेक्टेड बॉडी में बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये 3 जिसमें अधिकारियों और पदाधिकारियों को समझने के लिए, ये पहला स्तर है ग्राम पंचायत, जो सबसे छोटी इकाई है। पॉलिटिकली इलेक्टेड 3 इकाइयों की हम बात कर रहे हैं, जो 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1993 से आया। और जब अमेंडमेंट हो गया तो भाग 9 में पूछेगा आपको कि जब अमेंडमेंट हो गया तो डीपीएसपी आर्टिकल 40 के अलावा पंचायतों का प्रोविजन भाग 9 के अंतर्गत रखा गया। पार्ट 9 भाग क्या है ये पॉलिटी की क्लास से आप समझ सकते हैं। भाग 9 और स्पेसिफाइंग आर्टिकल नंबर 243, इसके अंदर ए बी सी करके बहुत सारे क्लॉज हैं और उस क्लॉजेस के बेसिस पे सिर्फ नंबर को याद रखेंगे। 243 नंबर के आर्टिकल से पंचायत और नगरीय निकाय के अलग अलग क्लॉज को स्पेसिफाई किया गया है। छत्तीसगढ़ में जो 3 टियर स्ट्रक्चर बिल्कुल बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन पे लागू किया गया, इसका नाम है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। निचले स्तर पे ग्राम पंचायत है, ये नंबर 1 लिख देते हैं। मध्य स्तर पर आपका जनपद पंचायत है। जनपद पंचायत को उत्तर प्रदेश में खंड पंचायत कहता है और कहीं कहीं पे एक्ट पे भी खंड पंचायत लिखा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मध्य वाला जो स्ट्रक्चर है टियर 2 की बात करेंगे तो आपको जनपद पंचायत या खंड पंचायत मिलेगा और टॉप में आपको मिलेगा जिला पंचायत। टॉप का जो स्ट्रक्चर है दैट इज आपका जिला पंचायत। इन बॉडीज को चलाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लबरेज छत्तीसगढ़, जहां लगभग 74% से ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण है और पंचायतों के लिए 20,000 से ज्यादा गांव हैं, वहां पर पंचायती राज का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द पर्पस ऑफ पंचायती राज वाज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है ताकत, सत्ता, पैसा, निर्णय लेने की क्षमता और अधिकारियों का ऐसा बंटवारा हो कि निचले स्तर पर, गांव के स्तर पर या शहरों के स्तर पर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए न राज्य सरकार का मुंह ताकना पड़े और न केंद्र सरकार का मुंह ताकना पड़े। इसलिए
90 के पहले के दशक में अगर आप जाते हैं, 95 के पहले के दशक में आप जाते हैं, जब पंचायतों को दर्जा नहीं मिला था संवैधानिक तौर पे, तो आपको गांव में काम होता हुआ दिखाई नहीं देता होगा। लेकिन 95 के बाद के गांव, 2000 के बाद के गांव, जब वाकई में पंचायतों के काम करने का रिजल्ट आने लगा, पंचायत इतना पावरफुल बॉडी है कि आपको गांव में सड़कें अच्छी दिखने लगेंगी, बिजली की व्यवस्था दिखने लगेगी, यहां तक कि पंचायतों के माध्यम से ब्रॉडबैंड भी 2005 से 2010 के बीच में आपको दिखाई देने लगेगा। ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है जो कि आपको 3 स्तर पे दिखाई देता है। इस 3 स्तर के मैकेनिज्म को चलाने के लिए हमको 2 चीजों की बहुत महती आवश्यकता है। एक तरफ मैं बोलूंगा पदाधिकारी, और दूसरे तरफ, इस तरफ मैं बोलूंगा अधिकारी। पदाधिकारी और अधिकारी में अंतर को समझना, ये चुनाव लड़के आते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज के इलेक्शन कराए जाते हैं, और उन चुनाव को लड़ करके जो जीत के आते हैं उनके लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो पदाधिकारी होगा। जबकि अधिकारी जो होता है ये परीक्षा पास करके आता है आईएएस का, पीएससी का या व्यापम का, और इनको राज्य सरकार इस बॉडी को चलाने के लिए ताकत दे करके पंचायती राज और नगरीय निकाय के क्षेत्र में भेजती है। अभी हम बात कर रहे हैं पंचायती राज की, तो पंचायती राज के तीनों स्तर पे कौन कौन से अधिकारी हैं और कौन कौन से पदाधिकारी हैं, हम केवल नाम जानेंगे। अभी मैं आपको केवल नाम बता रहा हूं, फंक्शन को हम आगे चल करके एक एक पंचायत को लेकर के समझेंगे। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत के स्तर पे जब मैं पदाधिकारियों का नाम लिखूंगा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पंच, दूसरा नाम लिखूंगा सरपंच, और तीसरा नाम लिखूंगा उप सरपंच। ये कहां कौन कैसे आता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब मैं जनपद पंचायत की बात करूंगा तो जनपद पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, ये 3 पदाधिकारी होंगे। मतलब जनपद पंचायत सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक एक होंगे। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या हो सकता है 10 हो, एग्जाम्पल के तौर पे सरपंच 1 होगा और उप सरपंच भी 1 होगा। इस मास को समझेंगे, धीरे धीरे हम चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जब मैं जिला पंचायत की बात करूंगा तो पदाधिकारियों में सेम जिला पंचायत के सदस्य ये ज्यादा नंबर्स में चुने जाएंगे, उनके बीच से एक अध्यक्ष चुना जाएगा और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। ये 3 पॉलिटिकली इलेक्टेड बॉडी का स्ट्रक्चर है। जब ग्राम पंचायत की आप बात करते हैं तो इसके चुने गए पदाधिकारी कौन कौन होंगे, जो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, जो निर्वाचन आयोग के, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे। वार्ड के पंचायत चुने जाएंगे, उस पंचायत का एक सरपंच चुना जाएगा और इनडायरेक्टली एक उप सरपंच का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। जब हम बात करेंगे जनपद पंचायत की तो जनपद पंचायत के सदस्य जो हैं वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाएंगे। उसी प्रकार से जिला पंचायत के जो सदस्य हैं ये डायरेक्टली चुने जाते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं ये इनडायरेक्टली चुने जाएंगे। केवल नाम जानना है। ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत में सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और जिला पंचायत में सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ये हो गया पॉलिटिकली इलेक्टेड बॉडी जिसे हम नाम दे रहे हैं पदाधिकारी। पैरेलली जब हम अधिकारी की बात करें तो ग्राम पंचायत को टियर 1 को चलाने वाले अधिकारी का नाम है पंचायत सचिव। पंचायत सचिव व्यापम के द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है। इधर आने वाले अधिकारी एग्जाम पास करके आएंगे, सरकार के एजेंट के तौर पे काम करेंगे पंचायतों में जा करके। मध्यम स्तर जनपद पंचायत में सीईओ जनपद पंचायत, चीफ एग्जीक्यूशन ऑफिसर ऑफ जनपद पंचायत, और टॉप इस परीक्षा को सीजीपीएससी के द्वारा चयनित ऑफिसर जो हैं इस लेवल पे, मध्यम लेवल पे रिक्रूट किए जाते हैं। और जिला पंचायत में अधिकारी होता है सीईओ
जिला पंचायत जो IAS वर्ग का अधिकारी होता है, IAS के थ्रू आया अधिकारी जिला पंचायत का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाता है। 3 स्तर के पंचायत हमने देखे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। इनके पदाधिकारी और उनके अधिकारी जो मिलकर के इसे चलाते हैं। इसके अलावा एक रेंज है जो कि सीटों की संख्या को बयान करता है। तो ये 3 स्तर पे सीटों की संख्या, सीट अर्थात वार्डों की संख्या, ये टोटल एक गांव जो है या टोटल एक ग्राम पंचायत, गांव की बात नहीं करते क्योंकि 2 से 3 गांव को मिला करके भी एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। एक जो आपका बोलना चाहिए पॉलिटिकल बॉडी है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, इनमें वार्ड की जो संख्या होती है ये मिनिमम और मैक्सिमम, देखिए मिन एंड मैक्स, इसको आप याद रखना, ये टेबल बना के ग्राम पंचायत, ये आपका हो गया ग्राम पंचायत, ये हो गया आपका जनपद पंचायत और ये हो गया आपका जिला पंचायत। यहाँ पर मिनिमम सदस्य संख्या होगी 10 और मैक्सिमम होगी 20, 10 to 20। यहाँ पर मिनिमम 10, मैक्सिमम 25, 25 और जिला पंचायत में 10 to 35। याद रखेंगे, इसको कंफ्यूज करके पूछता है। तो क्या हो गया हमारा, एकदम सीधा सीधा 10 से 20, नीचे वाला स्ट्रक्चर आपको याद है, तो ग्राम पंचायत होगा 10 से 25 और 10 से 35। ये हो सकता है मैक्सिमम वार्डों की संख्या, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और आपका जिला पंचायत। इसी तरीके से लिख करके इसको याद करेंगे। अगर आपको एग्जांपल दे कि एक गांव है जिसमें मान के चलिए कि 40,000 की जनसंख्या है, ठीक, और उसमें वार्डों की संख्या जो है वो 40 आ रही है, तो इस स्थिति में वो कौन सी पंचायत में जाएगा या उसमें मैक्सिमम कितने वार्डों का गठन किया जा सकता है। तो कितनी भी जनसंख्या जाए, अगर जिला पंचायत की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वार्ड जो गठित किए जा सकते हैं वो है 35। ये हम वार्डों की बात कर रहे हैं। जो इलेक्शन करेंगे उसमें टोटल पॉपुलेशन को लगभग वार्ड बना करके एक रेफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत में एक वार्ड 1000 का होता है, ठीक, एक रेफरल मान के चलिए। उसी आधार पर कितने वार्ड जो हैं वो ग्राम पंचायत में बन सकते हैं, तो मिनिमम 10 बन सकते हैं और मैक्सिमम 20 बन सकते हैं। जनपद पंचायत में मिनिमम 10 बन सकते हैं, मैक्सिमम 25 बन सकते हैं और जिला पंचायत में मिनिमम 10 बन सकते हैं और मैक्सिमम 35 बन सकते हैं। तो चाहे जिला पंचायत की जनसंख्या आपको ज्यादा देकर के घुमा करके पूछे और एक ऑप्शन देगा कि वहां पे 40 वार्ड हो सकते हैं, तो वो जो 40 वाला उत्तर है वो गलत होगा, क्योंकि अधिकतम वार्ड की संख्या कितनी हो सकती है, 35। जरूरत पड़ने से उस जनसंख्या को अलग अलग वार्डों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जा सकता है, पर ये जो मैक्सिमम संख्या है इस मैक्सिमम संख्या को क्रॉस नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के इन स्ट्रक्चर को हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि अधिकारी पदाधिकारी में एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को एक ट्रायंगल पे अगर मैं सेट करूं तो अभी तक हमारी जानकारी कहती है कि इधर इस तरफ मैं लिखता हूं अधिकारी, इस तरफ मैं लिखता हूं पदाधिकारी। तो ये है मेरा ग्राम पंचायत टियर 1, ये है मेरा जनपद पंचायत और ये है मेरा जिला पंचायत। तो इनमें जो चयनित होंगे, जो इलेक्टेड होंगे, ग्राम पंचायत की इलेक्टेड बॉडी की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत की इलेक्टेड बॉडी में आएंगे पंच, सरपंच और उप सरपंच। आपको इसको बनाने में बिल्कुल कोताही नहीं करना है, क्योंकि जब तक ये ट्रायंगल बिल्कुल दिमाग में फिट नहीं बैठेगा वो आपको एग्जाम में घुमाएगा तो आपको जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत में कंफ्यूजन होगा। और अभी ग्राम सभा में आपको समझाने वाला हूं मैं। जनपद पंचायत की बात करें तो सदस्य, जनपद सदस्य, अभी ये इंट्रोडक्शन है, एक एक के अंदर भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। अभी नाम जानना है। जनपद सदस्य की संख्या ज्यादा होगी, अध्यक्ष 1 होगा और 1 होगा जनपद का उपाध्यक्ष। टॉप की बात करें तो जिला पंचायत के पदाधिकारियों में जिला पंचायत के सदस्य ज्यादा संख्या में जनता के द्वारा चुने जाएंगे और इनके बीच से एक अध्यक्ष चुना जाएगा और एक चुना जाएगा जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, ठीक।
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम जब डील करेंगे तब क्लियर होगा, लेकिन पहले इन नामों को दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है। अधिकारी संवर्ग की बात करें तो अधिकारी के टेबल पे अगर हम आते हैं, इस सेक्शन को अगर अधिकारी का लेते हैं तो सबसे निचले स्तर का जो अधिकारी होगा ग्राम पंचायत का, इसे पंचायत सचिव कहा जाएगा। अभी पंचायत करके एक अभी वो भी आई थी, एक सीरियल आया था, उसमें सचिव जी करके रेफरल करता है, उसमें आपको सरपंच भी दिखाई देगा, उसमें आपको उप सरपंच भी दिखाई देगा जिसको मुखिया जी बोलते हैं, प्रधान जी बोलते हैं, और ये जो है आपका पंचायत सचिव, जो हमारा वो हीरो रहता है उसको सचिव जी करके रेफर करते हैं। तो पंचायत आप देख सकते हैं, इस चीज को समझने के लिए प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। पंचायत सचिव जो है सबसे निचले स्तर का अधिकारी होता है, ये रिक्रूटमेंट होता है व्यापम के द्वारा, और पंचायत सचिव की जो नियुक्ति होती है ये होती है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार इनको भेजता है इस जगह काम करने के लिए। सेकंड, जनपद का सीईओ, जनपद पंचायत के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जनपद पंचायत, एग्जाम कंडक्टेड, इनका परीक्षा जो है ये सीजीपीएससी के माध्यम से चयनित अधिकारी जो हैं वो टीयर 2 पे रिक्रूट होते हैं। और यहाँ टॉप में आएगा सीईओ जिला पंचायत, ये आईएएस कैडर के द्वारा आए अधिकारी होते हैं। तो एक हमने समझ लिया कि पॉलिटिकल बॉडी कौन कौन है, नाम समझ लिया 3 स्तर का, 3 स्तर के अधिकारी में सचिव, सीईओ जनपद पंचायत, सीईओ जिला पंचायत। तीनों में अंतर समझना है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं पंचायत सचिव की तो उसका मतलब क्या है, जनपद सीईओ की बात करूं तो बीच का अधिकारी होगा, टॉप का अधिकारी कौन होगा, आईएएस वाला होगा, तो आप बताना, दैट इज सीईओ जिला पंचायत। अब वार्ड की संख्या की बात करें, एक रेफरल मान के चलते हैं, छत्तीसगढ़ का स्टैंडर्ड है कि एक वार्ड 1000 जनसंख्या पे बनता है। अब ये वार्ड कैसे बनेगा कैसे नहीं वो हम लोग ग्राम पंचायत को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम वार्डों की संख्या के आधार पे हमको पता है कि वार्डों का बंटवारा मिनिमम मैक्सिमम में ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 वार्ड हो सकते हैं, जनपद पंचायत में मिनिमम 10 वार्ड मैक्सिमम 25 वार्ड हो सकते हैं, और जिला पंचायत में मिनिमम वार्डों की संख्या होगी 10 मैक्सिमम होगी 35। इसके ऊपर नहीं जा सकता, इसके ऊपर जनपद में नहीं जा सकता, इसके ऊपर ग्राम पंचायत में नहीं जा सकता। अपर लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, चाहे जनसंख्या ज्यादा दे करके आपको एग्जाम में फंसाने की कोशिश करेगा, कर चुका है। ऐसा एक नंबर बनाया जिससे वार्ड की संख्या 40 आ रही थी, कोई भी डिवाइड करता 40,000 डिवाइडेड बाई 1000 आ जाता उसका 40, लेकिन कहीं पे क्या 40 की लिमिट आपको दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। सो वी कैन नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट इन कंटेक्स्ट ऑफ डिसाइडिंग द नंबर ऑफ वार्ड्स कैन बी क्रिएटेड इन अ जिला पंचायत और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। इतनी समझ के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि पंचायतों में अगर तीनों स्ट्रक्चर को देखें, मतलब ये दिस इज आवर 3 स्ट्रक्चर, ये है आपका ग्राम पंचायत, आपको लिखना है, जितने बार लिखेंगे उतना अच्छा होगा, ये है आपका जनपद और ये है आपका जिला पंचायत। इन तीनों स्ट्रक्चर में ग्राम पंचायत के साथ, ग्राम पंचायत इज द पॉलिटिकल बॉडी, ये तीनों पॉलिटिकल बॉडी है, चाहे ग्राम पंचायत, चाहे जनपद पंचायत, चाहे जिला पंचायत, दीज ऑल आर 3 पॉलिटिकल बॉडी। इनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, चुनाव से यहाँ पे पदाधिकारी, जो इधर लिस्ट बनाया था दैट वाज पदाधिकारी चुन करके आते हैं, पंचायत को 5 साल के लिए चलाते हैं और फिर नए पंचायत का इलेक्शन कराया जाता है। इन तीनों स्ट्रक्चर में जो ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि पंचायती राज की विशेषता है। इस पंचायती राज की विशेषता को वास्तविक लोकतंत्र का उदाहरण कहा जाता है और इसका नाम है ग्राम सभा। ग्राम सभा, ठीक, तो ग्राम सभा एक वो सभा है जो कभी डिसॉल्व नहीं होती, कभी भंग नहीं होती। क्यों? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनमें इसके साथ लेवल 2 के साथ, लेवल 3 के साथ तो ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। अब लेवल 1 को समझते हैं कैसे,
ग्राम सभा के अस्तित्व के साथ में। ग्राम सभा भारत में वास्तविक लोकतंत्र का उदाहरण है। क्यों ऐसा कहा जाता है उसको समझेंगे। एक ग्राम पंचायत जिसमें हो सकता है एक गांव हो, अगर मान लो एक गांव है ए, इसकी जनसंख्या है 1000, तो ये एक ग्राम पंचायत होगा। केस 2, अगर ए है, बी है और सी है, एक गांव में 600 हैं, एक में 200 हैं और एक में और 200 हैं, तो इन तीन को मिलाकर के ए प्लस बी प्लस सी करके किसी एक के नाम से एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। इन ग्राम पंचायत में जो ये 1000 है ये आम जनता है, आम जनता। और इस आम जनता में जितने भी ग्राम सभा में या जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट उस ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। तो ऑल पीपल रजिस्टर्ड इन अ ग्राम पंचायत, इन अ ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट, एक ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में जिसका जिसका नाम दर्ज है वो सभी लोग बाय डिफॉल्ट पदेन रूप से ग्राम सभा के मेंबर हो जाएंगे। और ये ग्राम सभा की चौपाल लगेगी, वो नीचे चौपाल लगी है, यहाँ ऊपर में मान के चलो कि चुने हुए लोग बैठे हैं। वो चुने हुए जो लोग हैं ये इनके बीच के ही लोगों को चुना गया होगा और भेजा गया होगा कि चलो हमारे लिए 5 साल काम करो। तो इस गांव में या इन गांव के लोगों के बीच में से जो व्यक्ति पंच, सरपंच और उप सरपंच बन करके वहां बैठा है 5 साल के लिए, उस व्यक्ति को डायरेक्टली ये ग्राम सभा के लोग पकड़ सकते हैं। मतलब हमारे लिए जो डिसीजन लेगा, जो सड़क बनाएगा, नाली बनाएगा, बिजली लगाएगा, वो व्यक्ति ज्यादा भाग नहीं सकता क्योंकि उसको एक लिमिट में पंचायत के सम्मेलन कराने हैं। ग्राम सभा का सालाना उसको सम्मेलन अलग अलग समय पे कराना है, 6 बैठकें उसको करवानी है। और ये ग्राम पंचायत को इसलिए ऑटोनॉमस नहीं माना जाता क्योंकि इनकी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व जो है, ग्राम पंचायत ऑटोनोमस या अपने कार्यों को लेकर के स्वतंत्र नहीं माना जाता क्योंकि उसका उत्तरदायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम सभा के प्रति बनती है। मतलब वो जो हुजूम है, जो जनता है जिसने उसको चुन के भेजा है, उसको समय समय पे सम्मेलन भी कराना है, उनको एड्रेस करना है, उनसे बात करना है कि काम क्या करना है। ग्राम सभा को आपने बोल तो दिया एक्ट में कि ग्राम सभा जो है वो जो है अस्तित्व में बनी रहेगी, वो बनी रहेगी क्योंकि वो जनता की सभा है, पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। ये जो है ये 5-5 साल में क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। पर ग्राम सभा इस पॉलिटिकली इलेक्टेड बॉडी ग्राम पंचायत से उत्तर मांग सके उसके लिए उसको शक्तियां देनी पड़ेंगी। बिना शक्ति के अगर ग्राम सभा सवाल पूछेगी तो पॉलिटिकली इलेक्टेड बॉडी ग्राम पंचायत उत्तर नहीं देगी। इसलिए पहला क्लॉज जो क्लैरिफाई किया गया कि ग्राम पंचायत जो है ये ऑटोनोमस नहीं है, ये यहाँ के चुने गए पंच, सरपंच, उप सरपंच ये ना मान के चले कि हम चुन लिए गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यू आर नॉट ऑटोनोमस, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू whom? यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ग्राम सभा। आपकी जिम्मेदारी मुखिया जी, सरपंच जी, उप सरपंच, चाहे पंच हो वार्ड का, आपकी जिम्मेदारी ग्राम सभा के प्रति बनती है। ये एक्ट में लिखा हुआ जब मिल गया तो ग्राम सभा ज्यादा पावरफुल हो गई और ये ग्राम सभा लोगों की सभा है, आम लोगों की सभा है जो हमेशा अस्तित्व में बनी रहती है। इसलिए सवाल पूछ करके ये जो है पंचायत से हिसाब ले सकती है। ग्राम सभा को ना केवल वर्ल्ड में ये शक्ति दी गई कि आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एश्योर करेंगे कि पंचायत ठीक से काम कर रही है, बल्कि साथ ही साथ इनको और भी पावर्स दिए गए। तो ग्राम सभा
जो है ग्राम पंचायत इज अ पॉलिटिकल बॉडी, ग्राम पंचायत इज अ पॉलिटिकल बॉडी जो 5 साल के लिए चुनी जाती है, 5 साल के लिए चुनी जाती है। कौन कौन होते हैं? पंच होते हैं, इन्हें पंचायत के सदस्य भी कहा जाता है। कहीं कहीं ग्राम पंचायत सदस्य लिख देगा तो कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा कौन? सरपंच होते हैं जो कि डायरेक्टली चुने जाते हैं। और तीसरा कौन? उप सरपंच होता है, एक उप सरपंच और एक सरपंच, ये व्यक्ति इनडायरेक्टली चुना जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी केवल इतना समझना है। तो एक जो मान के चलिए एक पेड़ है ऐसा, इस पेड़ के नीचे यहाँ पर एक बैठा है आपका पंच, एक बैठा है आपका उप सरपंच, अन्य 10 मान के चलो यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? आपके ऊपर में बैठे हुए हैं पंचायत के सदस्य। और यहाँ पर ये जो पब्लिक बैठी है, बहुत ज्यादा नंबर में पब्लिक जो बैठी है, ये जो पब्लिक है ये ग्राम सभा को रिप्रेजेंट करती है। ग्राम सभा इन्होंने भेज दिया काम करो, और टुकटुकी लगाए देख रहे हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं होगा तो क्या? तो ग्राम सभा मतलब ये पब्लिक हु आर दे, उस ग्राम पंचायत में जहां पर हमने चुना है पंच, जहां हमने चुना है सरपंच, जहां हमने चुना है उप सरपंच, उस ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड जितने वोटर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। और ये ग्राम सभा नियंत्रित करेगी ग्राम पंचायत को। तो ग्राम पंचायत विच इज अ इलेक्टेड बॉडी इज रेगुलेटेड बाय ग्राम सभा। और ग्राम सभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये लोगों की सभा है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, लेकिन ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं होती, सदा अस्तित्व में बनी रहती है। यह चीज को याद रखना, अस्तित्व में रहती है। एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्शंस होंगे, ग्राम पंचायत भंग हो जाएगी, उस समय अस्तित्व बचेगा ग्राम सभा का। इसलिए भी इसे वास्तविक लोकतंत्र की संकल्पना कहा जाता है। डायरेक्टली अपने चुने हुए लोगों से सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए भी इसे वास्तविक लोकतंत्र की संकल्पना कहा जाता है। ग्राम सभा को शक्तियां दी गई हैं ऑडिट करने की, सालाना ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ये ग्राम पंचायत के लोग मतलब पंच, सरपंच, उप सरपंच जो काम करेंगे, इसे ऑडिट करने का, इसकी जांच करने का अधिकार किसके पास है? तो ग्राम सभा के पास है। तो एक और शक्ति दे दी, जहां कहा कि ग्राम सभा हमेशा अस्तित्व में बनी रहेगी, जहां कहा कि ग्राम सभा जो है, ये जो लोगों की सभा है, इसके पास इतनी शक्ति है कि कभी भंग नहीं हो सकती। दूसरा कि ये जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, ग्राम पंचायत के लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके प्रति? ग्राम सभा के प्रति इनकी उत्तरदायित्व बनेगी। तीसरी बात इन्होंने कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि ग्राम पंचायत जो काम करेगी उसको ऑडिट करना होगा। किसको? ग्राम सभा के लोगों से क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कराना पड़ेगा। यही नहीं, ग्राम पंचायत द इलेक्टेड बॉडी क्या काम करेगी, कौन हितग्राही होगा, किसी योजना का बेनिफिशियरी कौन होगा, कौन नहीं होगा, इसका निर्णय भी कौन लेगी? ग्राम सभा। तो चौथा पावर आ गया कि ग्राम सभा हितग्राहियों का चयन करेगी, हितग्राही चयन करेगी, और पंचायत को, जो कनेक्टेड पंचायत है, इनकी पंचायत है, उस ग्राम सभा की कनेक्टेड पंचायत को जो चुने गए हैं उनको काम के बारे में कि क्या काम करना है उसके लिए सलाह देगी और उसके लिए मदद करेगी। इन 3-4 क्लॉज के बेसिस पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का बैलेंस ऐसा है कि दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये पंचायत है तो ये सीधी सीधी ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा सीधा उससे सवाल पूछेगी, इस पंचायत को उत्तर देना होगा। और ग्राम सभा मोर पावरफुल हो सके, इसलिए हमारे पंचायती राज स्ट्रक्चर में ग्राम सभा को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो अब जो स्ट्रक्चर हमको दिखना चाहिए, इतना समझने के बाद वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि ये है ग्राम पंचायत, ये है ग्राम पंचायत, ये है जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, ये है जिला पंचायत, और ये कनेक्टेड ग्राम सभा है,
ये है कनेक्टेड ग्राम सभा। ग्राम सभा इज एसोसिएटेड इन केस ऑफ ग्राम पंचायत ओनली। तो किससे किससे एसोसिएशन नहीं है? ऐसी किसी व्यवस्था का जनपद पंचायत में नहीं है और जिला पंचायत में नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत के चुने गए पदाधिकारियों की पूरी जिम्मेदारी बनती है ग्राम सभा के प्रति। और ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? तो ग्राम सभा में इस ग्राम पंचायत में वोट देने वाले या रजिस्टर्ड जो हैं मतदाता होते हैं, और इन रजिस्टर्ड मतदाताओं से ग्राम सभा का निर्माण होता है जो हमेशा अस्तित्व में बनी रहती है। तो अगर आपको पूछेगा कि पंचायती राज सिस्टम का, ये सवाल अब इसको ध्यान देना, पंचायती राज सिस्टम की सबसे निचले स्तर की इलेक्टेड बॉडी कौन सी है? इलेक्टेड बॉडी, तब आप बोलना ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सुनना है, इलेक्टेड बॉडी सबसे निचले स्तर की कौन सी है? तो ग्राम पंचायत। कैसे? ऊपर में जिला पंचायत है, यहाँ पे जनपद पंचायत है, ये कौन सा है आपका? ग्राम पंचायत। पर सवाल पूछेगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में मौलिक इकाई कौन सी है? तो मौलिक इकाई का मतलब होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द एंटायर पंचायत सिस्टम। तब आप उत्तर देना ग्राम सभा। ग्राम सभा इलेक्टेड नहीं है, लेकिन ग्राम सभा से ही ग्राम पंचायत का अस्तित्व जो है वो उभर करके आता है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे ग्राम सभा को, और ग्राम सभा के बाद एक एक करके ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को हम डील करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ग्राम सभा को, ग्राम सभा के बाद हम समझेंगे ग्राम पंचायत को, उसके बाद जनपद पंचायत और उसके बाद जिला पंचायत। तो ग्राम सभा सबसे पहले। तो अब हम लोग बात करते हैं ग्राम सभा की। तो एक हल्का सा एक यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। दिस इज ग्राम पंचायत का 3 का स्ट्रक्चर और पंचायतों का 3 टियर स्ट्रक्चर। और इस 3 टियर स्ट्रक्चर में जो ग्राम पंचायत है ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया। इनमें जो कनेक्टेड एवर एग्जिस्टिंग बॉडी है ये है ग्राम सभा। और अब हम बात करते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की विशेषता की जो पहला बिंदु है, ये वास्तविक लोकतंत्र का उदाहरण है। वास्तविक लोकतंत्र का उदाहरण है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल डेमोक्रेसी। ये कभी भी समाप्त नहीं होती और ये लगातार कनेक्टेड पॉलिटिकल बॉडी ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व को एश्योर करती रहती है कि इनका सारा काम जो है वो ग्राम सभा की निगरानी में हो। निर्माण कैसा होता है, फॉर्मेशन कैसा होता है। एक किसी भी गांव, एक गांव ए है, एक गांव बी है और एक गांव सी है। अगर गांव ए का अकेले का पॉपुलेशन 1000 है तो उसे एक ग्राम पंचायत नोटिफाई कर दिया जाएगा गवर्नर के द्वारा। पर 3 गांव हैं बी, सी और डी, तो इन तीनों का जनसंख्या अगर 1000 मिला करके हो रहा है, इसका 600 है, इसका 200 है और इसका भी कितना है आपका 200, तो B प्लस C प्लस D को मिला करके राज्य का राज्यपाल, द गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर will notify BCD all together be a single पंचायत। तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि एक ग्राम पंचायत एक गांव से भी मिल सकता है, मिल के बन सकता है, या राज्य का राज्यपाल एक से अधिक गांव को मिला करके एक ग्राम पंचायत घोषित कर सकता है। इस गांव ए से बनी ग्राम पंचायत में इस गांव ए के 1000 जो लोग होंगे, ये 1000 सभी लोग जो कि रजिस्टर्ड वोटर हैं, दे विल बी द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। जबकि ऐसा ग्राम पंचायत जो कि बी, सी और डी को मिलाकर के बना है, इनमें बी गांव, सी गांव और डी गांव के जितने भी रजिस्टर्ड मतदाता हैं, ये सारे के सारे जो है ग्राम सभा के क्या होंगे,
मेंबर्स होंगे बाय डिफॉल्ट, ऑल द रजिस्टर्ड वोटर। बट यहां पर एक क्लॉज आता है कि 3 गांव हैं, एक गांव बी है, दूसरा गांव सी है और तीसरा गांव है डी। तो एक जगह का मतदाता दूसरी जगह अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता। तो यहां से 2 चीजें आपको उठानी है कि ग्राम पंचायत, मैं पढ़ा रहा हूं ग्राम सभा, लेकिन इसका अस्तित्व आएगा जब एक ग्राम पंचायत को नोटिफाई किया जाएगा। तो एक ग्राम पंचायत 1000 जनसंख्या पे भी हो सकता है, सॉरी एक गांव से भी बन सकता है और नंबर ऑफ विलेज को मिला करके भी बन सकता है। जैसे ही गवर्नर का नोटिफिकेशन आएगा वहां की ग्राम सभा एक्टिव हो जाएगी, इस आधार पे कि फलाना ग्राम पंचायत ए में रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 700 और ये 700 के 700 ये गांव एक ही ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। दूसरे तरीके का नोटिफिकेशन हुआ कि 3 गांव को मिला करके गवर्नर का नोटिफिकेशन हुआ कि बी, सी और डी गांव को मिला करके एक ग्राम पंचायत घोषित की गई। जैसे ही बी प्लस सी प्लस डी की ग्राम पंचायत घोषित हुई, इनकी ग्राम सभा में बी प्लस सी प्लस डी के जो रजिस्टर्ड वोटर होंगे वो लोग ग्राम सभा के मेंबर हो जाएंगे। याद ये रखना है कि एक जगह रजिस्टर्ड किया हुआ व्यक्ति दूसरे गांव में रजिस्टर नहीं कर सकता। इस प्रकार से ग्राम सभा का फॉर्मेशन हो गया। अब इस ग्राम सभा को हमने उत्तरदायित्व इनका होगा ये चीज तो मान लिया, लेकिन ग्राम सभा उत्तरदायित्व कैसे सुनिश्चित करेगी? तो पहली बात कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अधिनियम की धारा 3 पूछा हुआ सवाल है, एक्ट नंबर 3 के आधार पर किसी राज्य का राज्यपाल ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों की घोषणा करता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ ग्राम सभा इज अ मैटर अंडर आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ 1993। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा प्रश्न किस माध्यम से पूछेगी? तो ग्राम सभा का सम्मेलन होगा, ग्राम सभा का सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में ग्राम सभा के लोगों के द्वारा अपने चुने गए पंच, सरपंच और उप सरपंच, इनसे काम के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा और आने वाले समय की नीतियों को डिसाइड किया जाएगा। पंच, सरपंच, उप सरपंच से जो है ग्राम सभा जो है प्रश्न पूछेगी सम्मेलन के माध्यम से। सम्मेलन का ऐसा है कि साल में आपको 6 सम्मेलन बुलाने हैं और इन 6 में से जो 4 सम्मेलन हैं, 4 सम्मेलन ग्राम सभा के 4 सम्मेलन, इन 4 सम्मेलनों की शुरुआत की तिथि द डेट टू स्टार्ट 4 आउट ऑफ 6 मैंडेटरी सिटिंग ऑफ ग्राम सभा ये निश्चित है। पहला आता है आपका 23 जनवरी का डेट, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। 14 अप्रैल 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन। 20 अगस्त राजीव गांधी का जन्मदिन। राजीव गांधी का भी रोल रहा है पंचायती राज को प्रमोट करने में। 5th आपका 1985 में जो हमने कमेटी पढ़ी विच वाज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, दैट वाज आपका कौन सा कमेटी? 1985 की जीवीके राव कमेटी, 1986 में सिंघवी कमेटी और इसी दौर में राजीव गांधी का स्टेटमेंट आता है कि हमको करप्शन को बचा करके गांव को सशक्त करना होगा। तो 20 अगस्त की डेट से एक बैठक की शुरुआत होगी ग्राम सभा की और चौथी 2 अक्टूबर गांधी जी की जन्मतिथि। ये 4 जो हैं बैठकों के शुरू होने की मैंडेटरी डेट है और इन सभी बैठकों को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पंच और सरपंच की होती है। ये ध्यान रखेंगे, पंच और सरपंच की। ग्राम सभा के लोगों को बुलाया जाए, उनसे ऑडिट कराया जाए, उनसे काम के बारे में जानकारी लिया जाए। ये पॉलिटिकली इलेक्टेड पंच और सरपंच की जिम्मेदारी होगी कि लोगों को बुलाओ, इकट्ठा करो, पूछो कि क्या काम कराना है, पिछले जो काम कराए हैं उनको दिखाओ और ग्राम सभा में इस चीज को पास कराओ। ग्राम सभा के सम्मेलन में ये जो आपके सम्मेलन है मैंडेटरी सम्मेलन, ये 4 सम्मेलन हम लोग बात कर रहे हैं ग्राम सभा के सम्मेलन की। तो ग्राम सभा
के जो 6 सम्मेलन है उनमें 4 की डेट फिक्स है, 23 जनवरी, ठीक, उसके बाद 14 आपका अप्रैल, उसके बाद 20 आपका अगस्त, देखिए किसका किसका जन्मदिन था उस हिसाब से याद रखेंगे, और 2 अक्टूबर, ठीक। और इनको बुलाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, याद रखना, सरपंच की, और पंच की जिम्मेदारी होगी। इस हद तक होगी कि अगर बार बार फेल हुए तो इनको इसी आधार पर हटाया जाएगा कि आप सक्सेसफुली लोगों को एंगेज करके ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलवा पा रहे हैं। Who will head the meeting of ग्राम सभा, तो ग्राम सभा की मीटिंग क्या, कैसे, क्यों होगी, किस आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो ग्राम सभा के सम्मेलन की जब बात होगी तो ग्राम सभा के सम्मेलन में मिनिमम अटेंडेंस को गणपूर्ति कहा जाता है। गणपूर्ति का अर्थ होता है कोरम। तो गणपूर्ति है सामान्य क्षेत्र और शेड्यूल्ड क्षेत्र, मतलब आदिवासी पंचायती क्षेत्र। आदिवासी क्षेत्र जहां भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची लागू होती है, 5वीं अनुसूची लागू होती है, और एक नियम लागू होता है जिसे पेसा कहा जाता है, पेसा 1996। इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया 1996 में बना है। अभी टीएस सिंहदेव का बार बार बयान आता रहता है। तो सामान्य क्षेत्र में कोरम होता है 1/10, जिसमें से 1/3 महिलाओं का उपस्थिति अनिवार्य होता है। तो एक कैटेगरी हो गई कि ऐसा ग्राम सभा जो सामान्य क्षेत्र में है उसका कोरम कितना होना चाहिए। कोरम मतलब अगर 100 लोग हैं, पंच सरपंच लोगों को बुलाने गए तो क्या, किस आधार पे आप कहेंगे कि लोग आ चुके हैं। तो जितने रजिस्टर्ड वोटर हैं उनमें 1/10 वहां होने चाहिए, जिनमें 1/3 जो है महिला सदस्य होनी अनिवार्य है। ये मिनिमम गणपूर्ति कहलाती है। अगर ये गणपूर्ति नहीं हुई तो ग्राम सभा की बैठक उस दिन नहीं होगी, उसे सस्पेंड करके आगे की डेट पे भेजा जाएगा। फिर वहां पर गणपूर्ति को काउंट किया जाएगा है या नहीं है। अगर हो गई तो बैठक होगी, और नहीं हुई तो भी दूसरी तिथि पे बैठक होगी, लेकिन बजट, कोई इंपॉर्टेंट चीज या कोई वित्तीय निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो सामान्य क्षेत्र में कोरम होता है 1/10, जिसमें महिलाओं की उपस्थिति वांछनीय है 1/3। आदिवासी क्षेत्रों में यह ज्यादा होता है 1/3। तो 100 में से कम 30 लोग या 33 लोग आने चाहिए, जिनमें 1/3 जो है वो महिला सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है। एग्जाम में आपको पूछता है। अब यहां से प्रश्न उठता है, क्या होगा अगर गणपूर्ति जो है वो नहीं आ पाई। तो इन केस आपका किसी स्थिति अगर ऐसी आती है कि गणपूर्ति नहीं हो पाई तो क्या होगा। तो जब भी कभी गणपूर्ति की स्थिति ये आ जाएगी, ये आपका गणपूर्ति है, ये आपको अचीव नहीं हुआ, इन दैट केस आप क्या करेंगे, तो तात्कालिक रूप से आपने बैठक बुलाई, आपने मतलब पंच और सरपंच ने एक सामान्य क्षेत्र में मान के चलो बैठक बुलाई, ग्राम सभा की बैठक है, इस बैठक में गणपूर्ति नहीं आती है, तो क्या होगा अगर गणपूर्ति ना हो। तो जब मैंडेट आपका, जब कोरम नहीं आएगा, मिनिमम अटेंडेंस इन द नॉर्मल एरिया एंड द शेड्यूल एरिया आप चेक करेंगे और 1/10, 1/3 नहीं मिलेगा, यहाँ 1/3, 1/3 नहीं मिला, तो उस दिन की बैठक जो है, बैठक स्थगित हो जाएगी। इट विल बी हॉल्ट, स्थगित हो जाएगी, और एक तिथि निकाली जाएगी जो कि ग्राम पंचायत के बोर्ड पे, जिसे नोटिफाई किया जाएगा कि अगली बैठक ग्राम सभा की इस तारीख को है। तो ग्राम सभा की अगली बैठक, तो अगली तारीख पर बैठक होगी, अगली तारीख पर बैठक ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कि हुआ क्या है। विजुलाइजेशन में ये मान के चलिए कि आज जैसे मान के चलिए कि 20 तारीख है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के पंच ने, सरपंच ने प्रयास किया
कि 20 तारीख को बैठक हो और 20 तारीख या 20 दिसंबर की डेट पे जब इसको कैलकुलेट किया गया तो जो कोरम है वो कोरम फेल हो गया, तो इस दिन बैठक हॉल्ट हो जाएगी, इसको हॉल्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट डेट बताया जाएगा कि इस डेट पर अगली यही बैठक को पोस्टपोन किया जाता है। अगर मान लो इस दिन भी कोरम फेल हो गया तो बैठक होगी पर इस बैठक में कोई भी बड़ा निर्णय में हमेशा देता है बजट संबंधी, वित्तीय निर्णय, नया निर्माण, बड़ा निर्णय नहीं लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। गणपूर्ति आपने एश्योर की, बैठक मान लो आपकी हो गई और बैठक की शुरुआत हो गई। बैठक की शुरुआत होने के बाद मतलब क्या है, कहां तक पहुंचे हमने कि पंच ने सरपंच ने मिलकर के किसकी बैठक बुलाई, ग्राम सभा की बैठक ऑर्गेनाइज की गई। सबसे पहले कोरम चेक किया गया और कोरम पाया गया, अब बैठक आगे बढ़ी। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एग्जाम में पूछता है। दो टाइप के एरियाज होते हैं, एक सामान्य पंचायत का क्षेत्र और एक आदिवासी पंचायत का क्षेत्र, या आप जिसे कहते हैं शेड्यूल्ड पंचायत। तो सामान्य क्षेत्र में जो बैठक होगी, सामान्य क्षेत्र में बैठक जो होगी, इसका जो सभापति होगा, इसको जो एड्रेस करेगा, इसकी जो अध्यक्षता करेगा, वो उस संबंधित ग्राम पंचायत का, तो किसकी आप बात कर रहे हैं, ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई। ये बैठक में ग्राम सभा की बैठक है, कोरम को चेक किया गया, पाया गया, अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सामान्य क्षेत्र में उस ग्राम पंचायत का सरपंच या उप सरपंच के द्वारा किया जाता है। ये सरपंच उप सरपंच कौन होते हैं, जब मैं ग्राम पंचायत पढ़ाऊंगा तो एकदम क्लियर कट साफ हो जाएगा। लेकिन अगर इट इज अ पंचायत एरिया ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, अगर ये अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम पंचायत है तो कतई सरपंच और उप सरपंच नहीं कर सकते, वहां की ग्राम सभा उस समय तात्कालिक रूप से अपना एक मुखिया चुनेगी। तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक उसी समय तात्कालिक रूप से ग्राम सभा के द्वारा चुना गया एक आम वोटर करेगा, या सदस्य, या ग्राम सभा का सदस्य जो है वो क्या करेगा, ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा। हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा जो एक्चुअल डेमोक्रेसी कहलाता है, जो ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखने के कई तरीके दिए गए हैं कि वो पॉलिटिकली इलेक्टेड लोगों के ऊपर नियंत्रण रख सके, जिसमें से एक तरीका है सम्मेलनों के द्वारा। तो जब भी सम्मेलन बुलाया जाएगा तो लोग अपने चुने गए लोगों से सीधे सवाल करेंगे। इन बैठकों को ग्राम सभा की बैठक कहा जाता है, जिसमें साल में 6 बैठक होती है। 4 बैठकों का तारीख निश्चित है, 2 अक्टूबर, 14 आपका शुरू करते हैं जनवरी से, 23 जनवरी, उसके बाद में आएगा 14 आपका अप्रैल, उसके बाद में आता है 20 अगस्त और उसके बाद में आता है 2 अक्टूबर। जब ये बैठक बुलाई जाएगी, इस बैठक को सक्सेसफुली बुलाने और संयोजित करने की जिम्मेदारी पंच और सरपंच की होगी। वो हम लोग ग्राम पंचायत पढ़ेंगे तो अभी आगे और क्लियर होगा। बुला करके सबसे पहले कोरम काउंट किया जाएगा। कोरम सामान्य क्षेत्र का 1/10 है, आदिवासी जिसमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, और आदिवासी क्षेत्रों में ये जो कोरम है ये 1/3 होगा, जिनमें से 1/3 महिलाओं की संख्या अनिवार्य है। जब ये कोरम कंप्लीट हो जाएगा,
अगर मान लो कोरम कंप्लीट हो गया तो कहाँ ग्राम सभा की बैठक होगी। अगर कोरम कंप्लीट नहीं हुआ तो उस दिन की बैठक स्थगित हो जाएगी और बैठक अगले डेट पे पोस्टपोन्ड हो जाएगी। पोस्टपोन्ड डेट पे भी अगर कोरम अचीव नहीं हुआ, गणपूर्ति नहीं आई, बैठक तो होगी लेकिन इंपॉर्टेंट कोई भी नया काम या नया मुद्दे पे डिस्कशन नहीं होगा, बजट पे डिस्कशन नहीं होगा इत्यादि। बैठक में कोरम, ग्राम सभा की बैठक हुई, कोरम आ गया और कोरम आने के बाद अब अध्यक्ष चुना जाएगा। तो दो प्रकार के पंचायत हैं, एक सामान्य क्षेत्र, एक आदिवासी क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र में सरपंच या उप सरपंच ही बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में सरपंच उप सरपंच नहीं कर सकते। तो कौन करेगा? तो आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभा तात्कालिक रूप से वहां अपना एक मुखिया चुनेगी कि ये आदमी जो है ये आज की ग्राम सभा की बैठक को एड्रेस करेगा। बताओ भाई पंचायत वालों, आपने क्या क्या काम किए हैं, रजिस्टर दिखाओ, लाओ, ऑडिट करना है, ये काम बोला गया था पिछली बैठक में, ये क्यों नहीं हुआ है। यहाँ पर पंच, सरपंच, उप सरपंच पूरी ग्राम सभा के सामने सीधे उत्तरदायित्व के दायरे में आ जाते हैं। तो ग्राम सभा बनती है इलेक्शन में उस ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड वोटर्स की भीड़ से। लेकिन इस भीड़ के पास ताकत बहुत दी गई है संविधान के द्वारा कि आप सीधे मॉनिटर करो कि आपके गांव के क्षेत्र में काम किस प्रकार से हो रहे हैं। और इसको करने के लिए केवल किताबों में नहीं लिखा, बल्कि ग्राम पंचायत के सम्मेलनों की ताकत दिया कि ग्राम पंचायत का सम्मेलन इलेक्टेड लोगों को बुलाना पड़ेगा। और आदिवासी क्षेत्रों में तो इतना कि ग्राम सभा के लोग जो हैं ये चुने हुए लोग से क्या पूछेंगे? सवाल पूछेंगे। ग्राम सभा के फंक्शंस को आगे बढ़ाते हुए अगली चीज हम समझते हैं कि इन 4 बैठकों के अलावा भी बैठक बुलाई जा सकती है। सॉरी, इन 6 बैठकों के अलावा भी ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक बुला सकते हैं। 3 परिस्थिति है। कौन कौन सी परिस्थिति है? पहला, अगर ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लिख करके वांछित करें कि हमको ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, ठीक, तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, ये स्ट्रक्चर है, ये है आपका ग्राम पंचायत, यहाँ पर है आपकी ग्राम सभा और यहाँ पर है जनपद पंचायत, यहाँ पर है जिला पंचायत। ये जो जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत कई सामाजिक योजनाओं को रन करता है और उसका सेंट्रल बॉडी होता है, डिसीजन मेकिंग बॉडी। वो किसी मुद्दे पे ग्राम सभा का कंसेंट चाहती है कि आपकी ग्राम पंचायत में इस योजना को चलाने के लिए हमको आपसे मीटिंग करना है। तो अगर जनपद पंचायत रिकमेंड करे कि इन बैठकों के अलावा एक विशेष बैठक बुलाया जाए तो होगा। तो ग्राम सभा की बैठक बुला सकते हैं सामान्य बैठकों के अलावा। पहला क्लॉज, अगर ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लिख करके रेकमेंड करें। दूसरा, अगर जनपद पंचायत का रिकमेंडेशन हो, जनपद पंचायत अगर रेकमेंड करे कि ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाए तो उस एरिया की ग्राम सभा की बैठक को बुलाया जाता है। और तीसरा क्लॉज, सर्वे सर्वा, अगर जिला कलेक्टर, ठीक है, जिला कलेक्टर इज द हेड ऑफ DRDA, दैट इज डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसमें 3 पंचायतों का स्तर आता है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। अगर जिला कलेक्टर चाहे तो वो विशेष बैठक को क्या कर सकता है? बुला सकता है। इस प्रकार से सामान्य बैठकों के अलावा भी ग्राम सभा की क्या बुलाई जा सकती हैं? बैठकों को बुलाया जा सकता है। ये 3 क्लॉज में बुलाई गई बैठकें जो हैं, इन बैठकों के लिए 30 दिन पहले घोषणा की जाती है और इसका नोटिस जो है यहाँ की ग्राम पंचायत की बिल्डिंग में लगाया जाता है कि फलाना तारीख को अतिरिक्त बैठक बुलाई गई है और इन तीनों में से वो कौन से क्लॉज के बेसिस पर या किस काम से संबंधित विषय पर क्या किया गया है? बुलाया गया है। इस प्रकार से अगर जरूरत पड़े तो ग्राम सभा की अन्यत्र बैठकें भी क्या की जा सकती हैं? बुलाई जा सकती हैं, जो कि रूटीन बैठकों से अतिरिक्त हो सकती हैं। अगर ग्राम पंचायत की सामान्य बैठकों की हम बात करें, अगर ग्राम सभा की सामान्य बैठकों की हम बात करें
तो किसी भी जो सामान्य बैठक जो होती है, सामान्य बैठकों में अधिकतम जो है वो 3 महीने से अधिक का अंतर, 3 महीने से अधिक का समय अंतराल नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखेंगे। अब एक वार्षिक बैठक होती है जो इनसे अलग है। एक वार्षिक बैठक, एक ईयरली सिटिंग होती है, और इस एक वार्षिक बैठक का पर्पस होता है कि इस बैठक को वित्तीय वर्ष अर्थात फाइनेंशियल ईयर के कम से कम 3 महीने पहले बुलाया जाता है। 3 महीने पहले ग्राम सभा की ये सालाना बैठक बुलाई जाती है। ये साल की एक बार की बैठक है। इस वित्तीय वर्ष में आने वाले वित्तीय वर्ष और पिछले साल में ग्राम पंचायत के किए गए कार्यों का, ग्राम पंचायतों के पिछले काम और आने वाले बजट, इन 2 चीजों के लिए विशेष तौर पर ये वार्षिक बैठक बुलाई जाती है। एक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के कितने महीने पहले इस सालाना बैठक को बुलाया जाता है? तो 3 महीने पहले। इसका पर्पस क्या होता है? तो ग्राम पंचायतों के पीछे किए गए काम का ऑडिट ग्राम सभा करती है। इसको हिंदी में अंकेक्षण बोलते हैं, अंकेक्षण कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ऑडिट कहा जाता है। और आने वाले समय के लिए बजट निर्माण का काम भी ग्राम सभा इसी वार्षिक बैठक में डिस्कस करती है। तो 6 बैठक बुलाई जाती है, जिसमें से 4 का डेट बिल्कुल फिक्स है, और एक वार्षिक बैठक होती है जिसे फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के 3 महीना पहले बुलाया जाता है, जिसमें ग्राम सभा ग्राम पंचायत के पुराने किए गए काम को ऑडिट करती है। तो आपको सवाल पूछेगा कि ग्राम पंचायत का ऑडिट, हिंदी में बोलते हैं अंकेक्षण करने का अधिकार किसे होता है? ग्राम सभा को होता है। इस वार्षिक बैठक में वो ऑडिट होती है, और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कितना बजट चाहिए, ये चीज सारा कुछ डिस्कस होता है कि ये काम है, ये इतना बजट में हो जाएगा, ये इतना बजट में हो जाएगा। ये सारी योजनाएं इस वार्षिक बैठक में क्या की जाती हैं? बनाई जाती हैं। ग्राम सभा की किसी भी बैठक को बुलाने की जिम्मेदारी पंच और सरपंच पे होती है। पंच सरपंच अगर 3 बार फेल हो गए तो उनको नोटिस जाता है कि आप ग्राम सभा की बैठकें बुलाने में असमर्थ हो रहे हैं, और उसके बाद भी अगर 2 बार ग्राम सभा की बैठक फेल होती है, बैठक फेल होने का अर्थ है कि गणपूर्ति अचीव नहीं हो रहा है, तो ये माना जाता है कि पंच और सरपंच ग्राम सभा के लोग जो उनके वोटर हैं उनसे संवाद करने में सफल नहीं है। अपना काम करने के लिए लोग इंटरेस्ट अगर नहीं दिखा रहे हैं, सरपंच उनको इतना भी कन्विंस करके नहीं ले पा रहा है, मतलब वो अपने पद में बने रहने लायक योग्य व्यक्ति नहीं है, और इस आधार पर उसे हटाया जा सकता है। तो क्लॉज याद रखना कि ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच को हटाने का एक अधिकार ये रहता है, एक आधार ये रहता है कि अगर वह ग्राम सभा की बैठकों को नहीं बुला पाए तो 3 बार पे नोटिस दिया जाता है, और उसके 2 बार में आगे क्या कर दिया जाता है? उसे हटा भी दिया जा सकता है, लिखता है। तो क्लॉज को आप सही मार्क करके आएंगे। दिया जाएगा या नहीं जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या लिया जाएगा? इसका डिसीजन लिया जाएगा। ग्राम सभा के कार्य के रूप में आप 2-3 चीजें याद रखेंगे। 2-3 चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। पहला कि सामाजिक अंकेक्षण का अर्थ होता है सोशल ऑडिट। ग्राम पंचायत ने क्या काम किए, आने वाले समय पे क्या होगा, आने वाले समय के लिए बजट निर्माण। तो सारा का सारा काम तो देखिए यहाँ पर शक्ति जो है वो पंचायत में पंच सरपंच उप सरपंच के हाथ में अकेला नहीं दिया है। ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी, बैठक में उस चीज को डिस्कस किया जाएगा, और ग्राम सभा जैसे गाइड करेगी उस हिसाब से पंच सरपंच और उप सरपंच को उस ग्राम पंचायत में काम कराने होंगे। दैट्स व्हाई ग्राम सभा इज द टोटल पावरफुल अथॉरिटी या द मैक्सिमम पावरफुल अथॉरिटी इन द पंचायती राज सिस्टम। बजट निर्माण। तीसरा, उस क्षेत्र में जो आपका डेवलपमेंट होगा उस डेवलपमेंट के लिए दिशा देना और
मदद करना, जो पॉलिटिकल बॉडी है पंचायत उसकी मदद भी करना। फोर्थ, ईयरली बजट का निर्माण तो बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्राम सभा ये निर्धारित करती है कि पंचायत में कोई अगर सामाजिक योजना है, सामाजिक योजना, इस योजना का लाभ किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए, तो लाभार्थियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशियरी फॉर एनी सोशल प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, लाभार्थियों का चयन करना और ये चीज बताना कि कौन इस योजना के दायरे में आएगा नहीं आएगा। पंच, सरपंच, उप सरपंच का काम नहीं होता, ये होता है ग्राम सभा का। सामान्य क्षेत्र है तो याद रखना कि ग्राम सभा की जो बैठक है वो सरपंच और उप सरपंच करते हैं, लेकिन अगर ये आदिवासी क्षेत्र है तो उस समय चुना गया व्यक्ति जो है ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। ग्राम सभा इज नॉट अ पॉलिटिकल बॉडी, इट इज द we the people, it is the group of people, the group of voter registered in the ग्राम सभा, जो डायरेक्टली ग्राम पंचायत को रेगुलेट करते हैं, जो सीधे ग्राम पंचायत को नियंत्रित करते हैं। अभी तक हमने पंचायत में ये समझा कि 3 टियर स्ट्रक्चर, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवीके राव सिंघवी, उसके बाद 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1993 से 29 विषयों पर पंचायत को काम करने का अधिकार दे दिया गया। डीपीएसपी आर्टिकल 40 से हट करके आर्टिकल 243 भाग 9 आर्टिकल 243 में पंचायतों का और नगरीय निकाय का प्रोविजन हो गया। 3 टियर स्ट्रक्चर हमारे यहाँ आ गया। ये हो गया आपका ग्राम पंचायत, ये हो गया आपका जनपद पंचायत, ये हो गया आपका जिला पंचायत। जो व्यक्ति यहाँ से चुने जाते हैं जनता के द्वारा, इन्हें हम पदाधिकारी कहते हैं, और जो भेजे जाते हैं उन्हें हम अधिकारी कहते हैं। यहाँ पे आपका आएगा पंच, यहाँ पे आएगा आपका सरपंच और आएगा आपका उप सरपंच। सबके चुने जाने का तरीका अगली क्लास में देखेंगे। जनपद में आएंगे सदस्य ज्यादा, और आएगा अध्यक्ष और आएगा उपाध्यक्ष। ठीक, जिला पंचायत में आएंगे सदस्य जो सीधे चुने जाएंगे ज्यादा संख्या में, और अध्यक्ष इनडायरेक्टली चुने जाएंगे, एक होगा, और उपाध्यक्ष ये हो गए पदाधिकारी। इसके अलावा होंगे अधिकारी। सबसे नीचे आएगा आपका पंचायत का सचिव, मध्य में आएगा आपका सीईओ जनपद पंचायत, और ऊपर आएगा आपका सीईओ जिला पंचायत। ठीक, वार्ड की संख्या 10 से लेकर के 25, यहाँ पे 10 से 20, 10 से 25 और 10 से 35। ये स्ट्रक्चर में ग्राम पंचायत का एक विशेष स्ट्रक्चर है, जिसमें ग्राम पंचायत उत्तरदायी होती है वहां की जनता के प्रति सीधे, और इसे हम कहते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो, इसलिए ग्राम सभा को एवर एग्जिस्टिंग कहा गया कि ये कभी भंग नहीं होगी, और लिखा गया कि ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच और उप सरपंच की जिम्मेदारी होगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एश्योर करेंगे इसके प्रति, ग्राम सभा के प्रति। और ग्राम सभा को सोशल पॉलिसीज में कौन बेनिफिशियरी होगा, ग्राम सभा के सम्मेलन ना बुलाए जाने पर ग्राम पंचायत के सदस्यों को हटाया जा सकता है। ये सारे क्लॉज जो है पंचायत को पावरफुल कर रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। इसके समझ के आगे हम आगे कल पढ़ेंगे पंचायत की बॉडीज, तीनों लेवल, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। अभी हमने ग्राम सभा से शुरू किया है। तीनों पॉलिटिकल बॉडी, कौन कौन सी समिति बनती है, क्या क्या काम होते हैं, ये सब समझ लेने के बाद हम इनके सवाल बनाएंगे। वो सवाल बनाने बहुत आवश्यक हैं। थ्योरी मैं आपको एक्ट से पढ़ा रहा हूँ, कोई थ्योरी मेरा बनाया हुआ थ्योरी नहीं है, ये एक्ट है। अगर आप एक्ट पढ़ने जाएंगे तो कई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, वो चीज़ मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और लास्ट में उसी चीज़ के बेसिस पे, इसी थ्योरी के बेसिस पे हम सारे सवालों को हल करेंगे। ये सेक्शन छत्तीसगढ़ पीएससी में अब जो नया ट्रेंड पकड़ रहा है उसमें सबसे स्टेबल और सबसे बोलना चाहिए कि रिलायबल सेक्शन जो है पंचायती राज है, जिसमें 7 सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक से पढ़ेंगे तो 7 में 5 या 6 आपसे बन जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आपसे कुछ भी उसमें से नहीं बनेगा। थैंक यू वेरी मच। आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।